हर मूवी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होती, हर कहानी के पीछे एक ज्ञान छुपा होता है। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हो मूवी ज्ञान। और इस रॉबरी ने पूरी दुनिया को हिला दिया क्योंकि एक चोर ने दुनिया का सबसे बड़ा बैंक पलक झपकते ही लूट लिया। कहानी की शुरुआत में हम डाल्टन रसेल को देखते हैं। वो सीधे कैमरे के सामने आता है और पूरी दुनिया को अपनी कहानी बताता है। वो कहता है, मैंने वॉल स्ट्रीट का सबसे बड़ा बैंक लूटा है और लूटने के बाद मैं बैंक के फ्रंट दरवाजे से बाहर आया, वो भी पुलिस वालों के सामने। फिर भी मुझे कोई नहीं पकड़ पाया। अब बस यही सवाल सबके दिमाग में है, ये सब उसने किया कैसे? फिर डाल्टन अपनी पूरी कहानी बताना शुरू करता है। हम देखते हैं न्यूयॉर्क का एक सीन जहाँ बैंक के सामने एक कार आकर रुकती है। उसमें डाल्टन और उसके सारे दोस्त होते हैं और ये लोग इस बैंक को लूटने आए हैं। फिर डाल्टन सबसे पहले बैंक में घुसता है। वो तुरंत कैमरे ऑफ कर देता है। उसकी प्लानिंग कुछ ही सेकंड में काम कर जाती है। दरवाजा लॉक कर दिया जाता है और बैंक में मौजूद लोगों को जमीन पर लेटा देते हैं। इसी बीच एक पुलिस ऑफिसर बैंक के पास आता है। धुआं देकर वो कॉल करने लगता है, लेकिन डाल्टन जल्दी से बाहर आता है और कहता है, मैंने सबको बंधक बना लिया है, अगर तुम दरवाजे के पास आए तो मैं सबको शूट कर दूंगा। ऑफिसर तुरंत हाई अलर्ट कर देता है। उसने पूरे शहर की पुलिस तक खबर पहुंचा दी कि बैंक को हाईजैक कर लिया गया है। अब पूरे शहर की पुलिस यहाँ पहुंच जाती है और वो जगह सिक्योर करते हैं और सबको सेफ रखते हैं। अब हम देखते हैं इस बैंक के मालिक को, जिसका नाम है आर्थर केस। आर्थर को पता चलता है कि उसके एक बैंक में डाका पड़ा है। खबर सुनकर केस काफी घबरा जाता है, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन से बैंक में डाका पड़ा है, क्योंकि उसके बहुत सारे बैंक हैं। इसके बाद वो एक पावरफुल दलाल मैडेलिन व्हाइट को कॉल करता है और वो मैडेलिन व्हाइट को बोलता है कि मुझे किसी भी कीमत पर वो कीमती सामान बचाना है, तुम चाहिए मर्जी हो उतना पैसा ले लो। क्योंकि आर्थर का मकसद सिर्फ एक है, अपने परिवार की कीमती विरासत बचाना, जो उस बैंक के सिक्योर डिपॉजिट बॉक्स में रखी है। लेकिन मैडेलिन अपनी शर्त रखती है। वो कहती है, अगर पहले तुम मुझे बताओगे कि उस बॉक्स में क्या रखा है तो ही मैं तुम्हारी मदद करूंगी, और अगर तुम झूठ बोल गए तो हमारा अग्रीमेंट किसी भी वक्त टूट सकता है। केस झूठ नहीं बोलता, लेकिन सच भी पूरी तरह नहीं बताता। आखिरकार मैडेलिन उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है। अब सीन कट होता है और हम दो जासूसों फ्रेजर और मिशेल को देखते हैं। दोनों बैंक हाईजैक के बारे में बातें कर रहे होते हैं। फ्रेजर एक अनुभवी और बहुत स्मार्ट पुलिस ऑफिसर है। वो हर कदम सोच समझ कर उठाता है और जल्दी निर्णय लेता है। लेकिन फ्रेजर के सिर पर एक छोटा सा इंटरनल केस भी लटका हुआ है, एक ऐसा मामला जिससे उसका शायद कोई लेना देना नहीं। फ्रेजर और मिशेल को बैंक की तरफ भागते हुए दिखाया जाता है। दोनों एक पुलिस वैन में बैठते हैं और कैप्टन डेरियस के पास पहुंचते हैं। कैप्टन डेरियस इस पूरे सीन का इंचार्ज है। डेरियस उन्हें बताता है कि अभी तक ये साफ नहीं है कि बैंक के अंदर कितने लुटेरे हैं और कितने हॉस्टेजेस। फ्रेजर डेरियस से कहता है, अभी पूरा इंचार्ज तुम्हारे पास है, जैसे ही तुम्हें ज्यादा डिटेल मिले मुझे तुरंत कॉल करना। फिलहाल वो और उसका पार्टनर डिनर पर जाने वाले होते हैं। अब हमें बैंक के अंदर का सीन दिखाया जाता है। बैंक के अंदर माहौल और टाइट हो जाता है। लुटेरे सभी हॉस्टेजेस को एक कमरे में ले जाते हैं। उन्हें लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। फिर हॉस्टेजेस को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, एक तरफ बैंक के कर्मचारी, दूसरी तरफ बाकी सारे लोग। इसके बाद डाल्टन सबको साफ बोल देता है कि चुपचाप अपनी जेब और हैंडबैग से चाबियां और फोन निकालो। अब उसका साथी एक एक करके सब कुछ कलेक्ट करने लगता है। इसी बीच बैंक का एक कर्मचारी अपना मोबाइल फोन नहीं देता। वो कहता है कि फोन घर पर ही रह गया है, लेकिन डाल्टन को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। वो एक ऐसा फोन ढूंढता है जिसमें उस कर्मचारी का नंबर स्पीड डायल पर होता है। डाल्टन उसी नंबर पर कॉल करता है और तभी सच सामने आ जाता है। फोन घर पर नहीं बल्कि उसी के ऑफिस में पड़ा होता है। जैसे ही डाल्टन को ये पता चलता है, वो उस आदमी को जबरदस्ती ऑफिस में ले जाता है और वहाँ सबके सामने उसकी बुरी तरह पिटाई करता है ताकि बाकी लोग सबक सीख लें। कुछ देर बाद डाल्टन बाहर निकलता है। उसका शरीर खून से लथपथ होता है। ये देखकर बाकी बंधक और भी डर जाते हैं। एक आदमी तुरंत उसे अपनी चाबियां दे देता है। एक छोटा लड़का अपना वीडियो गेम दिखाता है। लुटेरा उसे आगे रखने को कहता है। इसके बाद डाल्टन हॉस्टेजेस को फिर से रीअरेंज करता है। वो सबको उनके जेंडर के हिसाब से लाइन में खड़ा करता है और फिर सबको आदेश देता है कि कपड़े उतार दो और सिर्फ अंडरवियर में खड़े रहो। एक बुजुर्ग महिला ऐसा नहीं कर पाती तो उसकी महिला साथी उसे अलग कमरे में ले जाती है। बाकी हॉस्टेजेस को डाल्टन सूट और मास्क पहनने का आदेश देता है जो उन्हें दिए जा रहे होते हैं। कुछ देर बाद बैंक में काम करने वाला एक बूढ़ा आदमी अचानक बीमार महसूस करने लगता है। वो बताता है कि उसे दिल की बीमारी है। डाल्टन और उसका एक साथी उसे छोड़ देते हैं। पुलिस तुरंत उसे बाहर ले जाती है और घुटनों के बल बैठा देती है। वो आदमी पुलिस को एक मैसेज देता है। वो कहता है, मुझे ये बताने के लिए भेजा गया है कि अगर पुलिस बैंक के पास आई तो वो दो लाशें बाहर फेंक देंगे। इधर लुटेरों की टीम बाकी हॉस्टेजेस की चेकिंग करती है। फिर वो बैंक के अंदर आगे बढ़ते हैं, तिजोरी के पास से गुजरते हैं, सेफ डिपॉजिट बॉक्स वाले एरिया से भी। आखिर में वो एक पीछे के कमरे में रुकते हैं जहाँ सिर्फ ऑफिस का सामान रखा होता है। कुछ देर बाद दिखता है कि लुटेरे कमरे को किसी खास चीज के लिए तैयार कर रहे हैं और जमीन खोदना शुरू कर देते हैं। इसी बीच डेरियस फ्रेजर और मिशेल को बुलाता है। वो उन्हें उस आदमी के बारे में बताता है जिसे लुटेरों ने अभी छोड़ा है। रिहा किया गया बंधक बताता है कि उसे लगता है बैंक के अंदर 4 लुटेरे हैं। डेरियस ये भी समझाता है कि वो पूरी जगह को कैसे घेर रहा है। वो बैंक में डकैती शुरू होने के समय की वीडियो फुटेज का इंतजार कर रहा है। बैंक के सारे फोन अब पुलिस के पास हैं और अब डेरियस का खेल खत्म होने वाला है। अब फ्रेजर को तय करना है कि आगे क्या करना है। उसे लगता है कि अभी लुटेरे को कॉल करने का सही टाइम नहीं है। वो पहले देखना चाहता है कि डाल्टन अगला कदम क्या उठाता है। इसी इंतजार के दौरान मिशेल को लुटेरों की वैन मिल जाती है। टीम उसकी तलाशी लेने वाली होती है, भले ही वो गाड़ी चोरी की ही क्यों ना हो। कुछ देर बाद फ्रेजर आखिरकार बैंक
बैंक में कॉल करने का फैसला करता है, लेकिन डाल्टन फोन की घंटी बजने देता है। वो कॉल उठाता ही नहीं। इधर पुलिस को बैंक के सिक्योरिटी कैमरों की फुटेज मिल जाती है। वे देखते हैं कि लुटेरों ने सारे कैमरे कैसे बंद किए। उनका अंदाजा है कि इसके लिए लेजर लाइट का इस्तेमाल हुआ है। अचानक बैंक के सामने हलचल दिखाई देती है। उसी वक्त मैडेलिन सीधे न्यूयॉर्क के मेयर से मिलने पहुंचती है। वो उनसे एक बहुत बड़ी मदद मांगती है। वो बताती है कि वो एक क्लाइंट के लिए बैंक की बंधक स्थिति को मॉनिटर कर रही है। मैडेलिन मेयर से कहती है कि उसे बैंक के अंदर जाने दिया जाए और पुलिस को भी हर तरह की सुविधा दी जाए ताकि वो अपना काम पूरा कर सके। पहले तो मेयर मना कर देते हैं, लेकिन मैडेलिन जिद करती है। आखिरकार मेयर उसकी मदद के लिए मान जाते हैं। इसी बीच लुटेरे एक और बंधक को छोड़ देते हैं। उसके शरीर पर पुलिस के लिए एक मैसेज बंधा होता है। पुलिस वाले उसे देखकर गलत समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि वो कोई आतंकवादी है। उसके साथ जबरदस्ती की जाती है और उसकी पगड़ी खोल देते हैं। बाद में उसे एक ढाबे में ले जाया जाता है। वहीं फ्रेजर और बाकी लोग उससे पूछताछ करते हैं। वो आदमी गुस्से में होता है और वो बस एक ही बात बोल रहा होता है कि मुझे मेरी पगड़ी दे दो। लेकिन धीरे धीरे वो बताता है कि लुटेरे विदेशी हैं और बैंक के अंदर करीब 20 से 30 बंधक हैं। इसके बाद पुलिस लुटेरों की भेजी गई मांगे पढ़ती है। लुटेरे चाहते हैं 2 बसें और एक जेट, वो भी रात 9 बजे तक। और वार्निंग साफ है, अगर समय पर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो हर घंटे एक हॉस्टेजेस मारा जाएगा। अब पता चलता है कि बैंक को प्लास्टिक के विस्फोटकों से भी सुरक्षित किया गया है। मतलब हालात और भी ज्यादा खतरनाक हैं। डेरियस साफ कहता है कि विमान देना नामुमकिन है, बसों का शायद कोई इंतजाम हो सके। लेकिन फ्रेजर सीधा बोल देता है, जब तक वो हमसे बात नहीं करेंगे उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि एक कप चाय भी नहीं दूंगा मैं उनको। इसी बीच अचानक आर्थर के इस वैन के अंदर आ जाता है। वो पूछता है क्या मैं किसी तरह मदद कर सकता हूँ, और सीधे लुटेरों की मांगों के बारे में पूछता है। पुलिस वाले बताते हैं कि लुटेरे एक जंबो जेट मांग रहे हैं। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी हैरानी से पूछता है, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए जेट का इंतजाम करूं? सब लोग चौंक जाते हैं। उन्हें और भी अजीब तब लगता है जब केस कहता है कि वो यहीं रुकना चाहता है और हालात को खुद देखना चाहता है। लेकिन कुछ देर बाद उसे वैन से बाहर निकाल दिया जाता है। लुटेरे अब खाने की मांग करते हैं। पुलिस के लिए ये एक बड़ा मौका होता है ताकि वे बैंक के अंदर जासूसी के उपकरण लगा सकें और उनकी बातें सुन सकें। टैपिंग डिवाइस की जिम्मेदारी संभाल रही ऑफिसर सुझाव देती है कि पिंजा मंगवाया जाए, क्योंकि खाना आने पर लोग अपने आप इकट्ठा होते हैं और बातचीत शुरू हो जाती है। जब फ्रेजर उससे खास सुनने वाले डिवाइस के बारे में पूछता है तो वह बताती है कि ये एक डिजिटल रिकॉर्डर है जो 30 सेकंड तक की रिकॉर्डिंग कर सकता है। इसी दौरान बंधकों में से एक आदमी ज्यादा अकड़ दिखाने लगा है। लुटेरे तुरंत उसे याद दिलाते हैं कि इस बैंक में बॉस कौन है। वे उसे बाकी बंधकों के साथ घसीटते हुए कमरों में ले जाते हैं और फिर ऑफिस सप्लाई रूम में बंद कर देते हैं। कुछ देर बाद खाने का ऑर्डर बैंक में पहुंच जाता है। फ्रेजर खुद डिलीवरी पर नजर रखता है। वो डाल्टन से अपना परिचय देता है और शांति से उसे समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि अगर वो फोन उठाए तो वो उससे बात करना चाहता है, लेकिन डाल्टन पूरी तरह चुप रहता है। बाद में पुलिस बैंक के अंदर की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनती है और तब उन्हें एहसास होता है कि लुटेरे किसी दूसरी भाषा में बात कर रहे हैं और यहीं से केस और भी रहस्यमय बन जाता है। तो पुलिस को लगता है कि लुटेरे शायद रूसी हैं। फ्रेजर तुरंत मिशेल को भेजता है ताकि वो बंधकों से पता लगा सके कि क्या उन्होंने अंदर रूसी भाषा या रूसी एक्सेंट सुना था। इधर बैंक के अंदर लुटेरे जानबूझकर एक नई सिचुएशन बना देते हैं। वे बंधकों में से एक आदमी को दूसरे कमरे में ले जाते हैं। फिर उनमें से एक लुटेरा खुद को बंधक दिखाने का नाटक करता है और पहले वाले कमरे में वापस चला जाता है। जब दूसरा लुटेरा उसे फिर से दूसरे कमरे में ले जाने आता है तो वही नकली बंधक एक महिला बंधक को बाहर निकालता है और उसे तीसरे कमरे में ले जाता है। अब बंधकों को समझ ही नहीं आता कि कौन लुटेरा है और कौन बंधक। सबके चेहरे एक जैसे, सूट और मास्क में छुपे हुए, और यही वो चाल है जिससे लुटेरे पूरे सिस्टम को धीरे धीरे कंफ्यूज करने लगते हैं। स्टोरेज रूम में लुटेरे जमीन में गड्ढा खोदते हुए दिखते हैं। उधर पुलिस टेप सुनती है। एक रशियन ओरिजिन का पुलिस वाला कहता है कि भाषा पूरी तरह रूसी नहीं है। उसके हिसाब से ये बल्गेरियन के करीब है और उसे सेंट्रल यूरोपियन लैंग्वेज बताता है। तभी फ्रेजर के दिमाग में एक स्मार्ट आइडिया आता है। वो रिकॉर्डिंग को लाउड स्पीकर पर चला देता है और बाहर खड़ी भीड़ से कहता है कि अगर कोई ये भाषा पहचानता है तो आगे आए। तभी एक कंस्ट्रक्शन वर्कर आगे आता है। वो बताता है कि ये भाषा अल्बेनियन है क्योंकि उसकी एक्स वाइफ वहीं पैदा हुई थी। पुलिस तुरंत अल्बेनियन एम्बेसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ से कोई हेल्प नहीं मिलती। तब फ्रेजर उस मजदूर से कहता है कि वो अपनी एक्स वाइफ को फोन करे। कुछ देर बाद वो महिला मौके पर पहुंचती है। वो हालात को देखती है और समझ जाती है कि ये उसके लिए एक परफेक्ट चांस है। वो साफ कहती है अगर उसका पार्किंग चलन माफ कर दिया जाए तो वो पूरी मदद करेगी। फ्रेजर उस महिला से कहता है कि रिकॉर्डिंग सुने और बताए कि उसमें कहाँ क्या जा रहा है। महिला हल्का सा हंसती है और बोलती है मैं सिर्फ ये नहीं जानती कि वो क्या बोल रहे हैं, मुझे ये भी पता है कि बोल कौन रहा है। ये सुनते ही पुलिस वाला एक्साइटेड हो जाता है। उसे लगता है अब असली चेहरा सामने आ जाएगा, लेकिन महिला सीधा जवाब देने से पहले फिर से वही बात दोहराती है, पहले मेरा पार्किंग चलन क्लियर कराओ। जैसे ही उसे हाँ मिलती है वो सच उगल देती है। वो बताती है कि जो आवाज टेप में है वो है अल्बानिया के फॉर्मर कम्युनिस्ट प्रेसिडेंट एनवेर हॉक्सा की। तभी पुलिस को पूरा गेम समझ आ जाता है। उन्हें एहसास होता है कि ये कोई रैंडम बातचीत नहीं थी, ये तो जानबूझकर चलाया गया एक फेक टेप था, क्योंकि लुटेरों को पहले से पता था कि पुलिस उनकी रिकॉर्डिंग करेगी। यहीं से पुलिस के लिए पूरा खेल पलट जाता है। इसी बीच बैंक के अंदर से कई क्विक शॉट्स दिखते हैं। डाल्टन कभी वॉल्ट के पास है, कभी पैसों के ढेर के आसपास। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या ये लोग सच में सिर्फ पैसे के लिए आए हैं? थोड़ी देर बाद डाल्टन और उसका एक साथी एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स खोलते हुए दिखते हैं और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर जाती है। उस बॉक्स के अंदर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनकी तलाश डाल्टन को शुरू से ही थी। साथ ही एक ज्वेलरी बॉक्स में डायमंड्स और छोटी छोटी थैलियां भी रखी होती हैं। डाल्टन सिर्फ डॉक्यूमेंट्स उठाता है और दूसरा बॉक्स जैसे का तैसा फिर से बंद कर देता है। यहीं से साफ हो जाता है पैसा उसका मेन टारगेट कभी था ही नहीं। लगभग उसी वक्त बैंक के बाहर मेयर मैडेलिन के साथ पहुंचता है। मैडेलिन की मुलाकात जासूस फ्रेजर से
कराई जाती है। वो जल्दी जल्दी अपने आने की वजह बताती है और कहती है कि वो इस सिचुएशन में मदद करना चाहती है। फ्रेजर थोड़ा हेजिटेट करता है, उसे उस पर भरोसा नहीं होता, तो मैडेलीन और मेयर ओल्ड स्कूल ब्लैकमेल का सहारा लेते हैं और आखिरकार फ्रेजर को मानना पड़ता है। इसी बीच डाल्टन पहली बार फोन उठाता है और फ्रेजर से बात करता है, लेकिन ये बातचीत लगभग बेकार ही रहती है। डाल्टन बस अपनी वही डिमांड्स दोहराता है और साथ ही सीधी धमकी देता है, अगर तय समय तक उसकी बात नहीं मानी गई तो वो बंधकों को एक एक करके मार देगा। अगली कॉल में भी कुछ नया नहीं होता, डाल्टन वही एटीट्यूड रखता है और फ्रेजर को अब पूरा यकीन हो जाता है ये आदमी कोई आम लुटेरा नहीं है। फ्रेजर लगातार लुटेरों पर टाइम प्रेशर डाल रहा है। फ्रेजर कुछ और खाना भेजता है, डाल्टन खास तौर पर सैंडविच मांगता है। इधर अंदर लुटेरे स्टोरेज रूम में गड्ढा खोदने का काम पूरा कर लेते हैं। यही गड्ढा पूरी डकैती का सबसे बड़ा ट्विस्ट बनने वाला है। डाल्टन से बात करने के बाद फ्रेजर मैडेलीन को भी उससे बात करने देता है। मैडेलीन बड़ी चालाकी से कुछ ऐसी बात कह देती है कि डाल्टन खुद मान जाता है। उन्हें आमने सामने मिलना चाहिए। फ्रेजर उसे बैंक के अंदर ले जाता है, डरते हुए कि कहीं वो कोई गलत मूव ना चला दे, लेकिन मैडेलीन साफ कह देती है वो यहाँ दुश्मन बनकर नहीं बल्कि फ्रेंड्स बनकर आई है। बैंक पहुंचते ही उसकी पूरी तलाशी ली जाती है। फिर वो सीधे डाल्टन से बात करने लगी है। मैडेलीन उसे ऑफर देती है कि मैं तुम्हें कम से कम सजा दिलाऊंगी और जेल से बाहर निकलते ही आर्थर से $2 मिलियन भी दिलाऊंगी, बदले में उसे तिजोरी में रखे सभी डॉक्यूमेंट मुझे दे दो। लेकिन डाल्टन मुस्कुराता है, लेकिन डाल्टन साफ कह देता है कि उसे पता है मैडेलीन असल में किसके लिए काम कर रही है। इतना ही नहीं, उसे ये भी मालूम है कि आर्थर दूसरे विश्व युद्ध में नाजियों का सहयोगी था। डाल्टन कहता है उसे सिर्फ डिपॉजिट बॉक्स तक जाने की इजाजत चाहिए थी। फिर वो उसे सारी चीजें दिखाता है जो उसे वहाँ मिली थी और साफ बोल देता है ये सब अब उसी के पास रहेगा, ये उसकी इंश्योरेंस है, ताकि अगर वो डकैती के आरोप में पकड़ा भी गया तो केस और उसका बॉस उसे बचाने पर मजबूर हो जाए। अब खेल सिर्फ पैसे का नहीं, अब खेल पावर और सीक्रेट्स का है। जब मैडेलीन बैंक से बाहर निकलती है तो बाहर फ्रेजर से उसकी एक कैजुअल सी बातचीत होती है। फ्रेजर उसे बताता है कि उसने डाल्टन को एक और ऑफर दिया है जिस पर वो अभी सोच रहा है। फ्रेजर उससे पूछता है तुम डाल्टन के बारे में क्या सोचती हो? मैडेलीन बिना सोचे कह देती है वो काफी स्मार्ट है और सबसे बड़ी बात वो किलर नहीं है। कुछ देर बाद फ्रेजर, मिशेल और डेरियस तीनों डाल्टन पर चर्चा करते रहते हैं, उसके दिमाग को समझने की कोशिश करते हैं। तभी फ्रेजर को लगता है कि अब गेम बदलना पड़ेगा। वो नियमों के हिसाब से खेलना छोड़ देता है क्योंकि उसे पूरा यकीन है डाल्टन उनके हर मूव से एक कदम आगे है। फ्रेजर सीधे डाल्टन को फोन करता है और एक बड़ा दांव खेलता है। वो कहता है अगर तुम मुझे अंदर आकर बंधकों की हालत चेक करने दो तो मैं तुम्हें तुम्हारा जेट दिला दूंगा। अगले सीन में हम फ्रेजर को बैंक के अंदर जाते हुए देखते हैं। उसे सीधे हॉस्टेजेस वाले कमरों में ले जाया जाता है। फ्रेजर देखता है कि सब लोग जिंदा हैं, लेकिन जैसे ही वो एक छोटे लड़के को देखता है वो उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, पर लुटेरे साफ मना कर देते हैं। जाने से पहले फ्रेजर हॉस्टेजेस से वादा करता है मैं तुम सबको यहाँ से बाहर निकालूंगा। अब फ्रेजर की सीधी टक्कर डाल्टन से होती है। वो उसे बाहर खड़ी टेक्टिकल टीम के बारे में बताता है, लेकिन डाल्टन फिर से उसे घुमा देता है। जैसे ही वे बैंक के दरवाजे तक पहुंचते हैं फ्रेजर अचानक डाल्टन को पकड़ लेता है और उसका मास्क उतारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी भीड़ में से एक आदमी बीच में आकर फ्रेजर को रोक देता है। डाल्टन को गुस्सा आ जाता है। वो फ्रेजर से फिर पूछता है बसों का क्या हुआ? इसके बाद डाल्टन सीधे सप्लाई रूम में जाता है। वहाँ अपने साथी से पूछता है काम पूरा होने में और कितना टाइम लगेगा? डाल्टन का साथी बताता है कि काम पूरा होने में करीब 2 से 3 घंटे लगेंगे। अब साफ था असली गेम अपने आखिरी स्टेज में घुस चुका था। फ्रेजर बाहर वैन में लौट आता है और डेरियस से कहता है डाल्टन कोई किलर नहीं है, हमें बस वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि वो नेक्स्ट मूव क्या करता है। कुछ देर बाद फ्रेजर फिर से डाल्टन को कॉल करता है और उससे कहता है कैमरे खिड़की की तरफ घुमा दो। जैसे ही कैमरे घूमते हैं सबके सामने एक शॉकिंग सीन आता है। डाल्टन एक बंधक के सिर पर बंदूक रखता है और कैमरे के सामने उसे मार देता है। बस यहीं से गेम पलट जाता है। फ्रेजर को तुरंत केस से हटा दिया जाता है। अब पूरी कमांड डेरियस के हाथ में आ जाती है। डेरियस बिना टाइम बर्बाद किए टैक्टिकल टीम को अंदर भेजने की प्लानिंग करता है, लेकिन बैंक के अंदर घुसना उनके लिए एक नाइटमेयर बन जाता है। हर तरफ लुटेरों की नजर है, गलती की जरा सी गुंजाइश नहीं है। आखिरकार उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है गन्स में रबर बुलेट्स का इस्तेमाल करने का, ताकि कोई मारा न जाए। उधर मिशेल को साफ लगने लगता है कि अगर जरा भी कुछ गलत हुआ तो सारा ब्लेम फ्रेजर के सिर ही फोड़ा जाएगा। अब हालात और भी डेंजरस हो चुके थे, लेकिन फ्रेजर उसे बताता है कि उसने मैडेलीन के साथ एक डील कर ली है और वो उसे एक टॉप क्लास जासूस बना देगी। इसी बीच डेरियस के बैंक पर धावा बोलने से ठीक पहले फ्रेजर को एक बड़ा झटका लगता है। उसे समझ आ जाता है कि लुटेरे पूरे टाइम उनकी सारी बातें सुन रहे थे। दरअसल बैंक के अंदर एक दराज में छुपा हुआ ट्रांसमीटर लगा था। फ्रेजर तुरंत कैप्टन डेरियस को कॉल करके ये बात बताता है, लेकिन डेरियस रुकने के मूड में नहीं होता। वो ऑपरेशन आगे बढ़ाने का फैसला कर लेता है। जैसे ही डाल्टन को ये पता चलता है वो बिना वक्त गंवाए स्मोक ग्रेनेड फेंक देता है। पूरा बैंक धुएं से भर जाता है। इसी अफरा तफरी में लुटेरे सारे बंधकों को पुलिस के घुसने से पहले ही बैंक से बाहर निकाल लेते हैं। जैसे ही सब लोग बाहर आते हैं टैक्टिकल टीम तुरंत एक्शन में आती है। सबको जमीन पर लिटाया जाता है और एक एक करके सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन असली खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। इसके बाद टैक्टिकल टीम बैंक के अंदर घुसती है। मकसद साफ होता है, या तो लुटेरों को ढूंढना या फिर किसी भी पॉसिबल डेड बॉडी की तलाश करना। टीम एक एक करके हर कमरा चेक करती है। टीम तिजोरी और स्टोरेज रूम भी चेक करती है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद फ्रेजर, मिशेल और डेरियस नीचे आते हैं। तभी टैक्टिकल टीम का हेड बताता है ना कोई डेड बॉडी मिली है और ना बैंक से कुछ चोरी हुआ है। इतना ही नहीं, पुलिस को एक और बड़ा झटका लगता है। लुटेरों के सारे हथियार असल में खिलौने थे और जो हत्या कैमरे पर दिखी थी वो भी सिर्फ एक फेक ड्रामा था। उधर सभी बंधकों और लुटेरों को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा होता है, लेकिन अब एक नई दिक्कत थी। किसी को नहीं पता कौन असली बंधक है और कौन असली लुटेरा। कुछ वक्त बाद फ्रेजर के कप्तान उसे बुलाते हैं और साफ साफ कह देते हैं ये केस अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। फ्रेजर को ये सुनकर झटका लगता है। वो हैरान होता है, लेकिन एक बात साफ थी, वो इसे यहीं छोड़ने वाला नहीं था। जाने से पहले कप्तान फ्रेजर से कहता है तुम्हारे
साथ हमारी समस्या अब खत्म। लेकिन फ्रेजर के लिए खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। उसे बैंक से एक गुप्त तिजोरी का सुराग मिलता है। अब वो सब कुछ समझने की कोशिश करने लगता है। वो फिर से मैडेलीन से मिलता है। उसे दिखाता है वो रिकॉर्डिंग जिसमें मैडेलीन और मेयर उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। रिकॉर्डिंग लीक न करने के बदले में फ्रेजर उनसे केस के बॉक्स के बारे में पूछता है। मैडेलीन बस एक छोटा सा हिंट देती है, इसे जाने दो। बाद में मैडेलीन केस से बात करने जाती है। वो फ्रेजर को भरोसा दिलाती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन डाल्टन बॉक्स में मिले दस्तावेज को अपने पास रखेगा ताकि बदले की कार्रवाई से बचा जा सके। फ्रेजर को पता चलता है कि तिजोरी में सिर्फ हीरे नहीं थे बल्कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भी थे। साथ ही वहाँ एक अंगूठी भी थी जो उसके कुछ यहूदी दोस्तों की थी। नाजियों ने इसे खरीदने के लिए बहुत बड़ी रकम दी थी, इसलिए वह इसे बचा नहीं पाया। केस उसे पैसे देता है और दिखावा करता है। अब फ्रेजर समझ चुका था ये डकैती सिर्फ पैसा नहीं, एक सियासी और ऐतिहासिक खेल थी। डकैती के एक हफ्ते बाद डाल्टन आखिरकार सबके सामने खुलासा करता है कि उसने इस पूरी डकैती को कैसे अंजाम दिया। असल में उन्होंने बैंक के सप्लाई रूम के अंदर एक दीवार बना दी थी और डाल्टन उसी दीवार के पीछे छुपा हुआ था। फिर वो दूसरे दिन दीवार तोड़कर अपने छिपने की जगह से बाहर निकलता है। जैसे ही फ्रेजर बैंक पहुंचता है, डाल्टन बैंक से बाहर निकल रहा होता है। रास्ते में डाल्टन फ्रेजर से टकरा जाता है, लेकिन फ्रेजर उसे पहचान नहीं पाता। फ्रेजर फिर एक कोर्ट ऑर्डर के साथ बैंक में जाता है। उसे एक डिपॉजिट बॉक्स खोलने के लिए कहा गया था। अंदर उसे मिलता है एक नोट, च्युइंग गम और कार्टियर की अंगूठी। नोट पर लिखा होता है, अंगूठी को फॉलो करो, जासूस फ्रेजर केस से मिलने जाते हैं। फ्रेजर उससे उस डिपॉजिट बॉक्स के बारे में सवाल करता है, लेकिन केस समझ गया कि इसका संबंध किसी बुरी चीज से है, इसलिए वो सारे सवालों से बचने की कोशिश करता है। फ्रेजर तब उसे कार्टियर की अंगूठी दिखाते हैं और कहते हैं, जब तुम इसके बारे में और जानोगे तो समझ जाओगे कि ये सारी बुरी चीजें क्या हैं। पुलिस के जाने पर फ्रेजर और केस हंसते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मामला अभी भी ठीक वही है जहां वे चाहते थे। इसके बाद फ्रेजर मैडेलीन के दोपहर के खाने में दखल देता है। फिर मेयर के दोपहर के खाने में उसे अंगूठी दिखाता है और वॉशिंगटन डीसी में युद्ध अपराध मामलों के ऑफिस का नंबर देता है। मैडेलीन खुशी खुशी उस नंबर पर कॉल करती है। फ्रेजर उसे उसकी रिकॉर्डिंग वाली कलम देता है जिसमें एक नाजी को सफलतापूर्वक गिराने की रिकॉर्डिंग थी, एक पावरफुल दलाल और एक मेयर को मात देने के बाद अब फ्रेजर के लिए सिर्फ एक चीज बची थी। उसने पहला कदम उठाया, घर जाकर अपनी पत्नी के साथ समय बिताने के लिए। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं फ्रेजर को एक हीरा मिलता है जो डाल्टन ने उसकी जेब में छोड़ दिया था जब वह बैंक में उससे टकराया था। और इसी के साथ ये खतरनाक बैंक रॉबरी की दिमाग घुमा देने वाली कहानी